From Pakistan steel mills to PIA, how Pakistan was auctioned off. The deal they don't want you to understand. पाकिस्तान की मईशत की तारीख में एक लफ्ज हमेशा से बहस का मरकज रहा है और वो है प्राइवेटाइजेशन। ये सिर्फ कागजी दस्तावेजात पर लिखा हुआ कोई माशी मंसूबा नहीं। ये कहानी सिर्फ लॉसेस और प्रॉफिट के नंबर्स की नहीं, बल्कि ये दास्तान है उस ग्रेट सेल की जहां मुल्क के कीमती असासों को सफेद हाथी यानी कि व्हाइट एलिफेंट कहकर सस्ती कीमतों पर बेच दिया गया, मगर बदले में ना मईशत संभली और ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिला। 1990 की दिहाई में जब नवाज शरीफ ने 1970 की नेशनलाइजेशन के असरात को ख़त्म करने का फैसला किया तो अवाम को एशियन टाइगर बनने के ख्वाब दिखाए गए, मगर हकीकत में ये सिर्फ इकोनॉमिक फिगर से कहीं ज़्यादा उन हज़ारों मुलाजमीन की दास्तान बन गया जो लोग सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने की भेंट चढ़ गए थे। जब फिस्कल डेफिसिट और कर्ज ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो अपने ही इदारों को बर्डन समझने लगे। ये कहानी 1991 में एमसीबी बैंक की 26% ऑनरशिप नेशनल ग्रुप को देने से शुरू हुई। वहां से प्राइवेटाइजेशन का वो मॉडल सामने आया जिसे नाकदीन ने वेल्थ कंसंट्रेशन और बिजनेस ऑलिगैर्ड्स का नाम दे दिया। मगर इस दौर में एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई जिसने पूरी पॉलिसी की नीयत पर सवाल उठा दिया था। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बेनजीर भुट्टो ने एक बड़े ड्रामाई और तल्ख अंदाज में कहा कि while one brother was selling, the other was buying। ये इशारा उन बिजनेस ऑलिगैर्ड्स और मखसूस सरमायादार ग्रुप्स की तरफ था जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर मुल्क की दौलत समेट रहे थे। 1990 की दिहाई में पाकिस्तान में वेल्थ गैप को इतना बढ़ा दिया गया कि अमीर अमीर तर होता गया और आम वर्कर जॉब सिक्योरिटी के लिए तड़पने लगा। मगर ये तो सिर्फ उस ग्रेट सेल का पहला एक्ट था। विजन ये था कि मार्केट एफिशिएंसी लाएंगे, लेकिन लेबर प्रोटेक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट कशनिंग जैसा पहलू पॉलिसी डिस्कशन का मरकज नहीं बन सका। फैसले हो गए, लेकिन उन फैसलों के बाद जो जिंदगियां बदली उनका रिकॉर्ड बहुत कम मिलता है। 1993 के जनरल इलेक्शंस के बाद जब बेनजीर भुट्टो जरदारी दोबारा इक़्तिदार में आई तो उन्होंने डिसिप्लिन्ड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत प्राइवेटाइजेशन का दूसरा फेज शुरू किया। उनका मकसद उन इदारों को प्राइवेट हाथों में देना था जो मालियाती तबाही के दहाने पर थे। इस दौर में 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और पीटीसीएल के 12% शेयर्स बेचे गए, मगर बेनजीर भुट्टो ने कुछ इदारों को बेचने से साफ इनकार कर दिया था। जब उन्हें पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेट ऑनरशिप में देने की तजवीज़ दी गई तो उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन विल बी द ब्लैक होल ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड प्लीज नेवर मेंशन द रेलवेज टू मी अगेन। उनका ख्याल था कि रेलवेज जैसे अवामी इदारे को बेचना हुकूमत के लिए एक ऐसा गड़ा साबित होगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं। मगर आज का मंजर उतना ही मुख्तलिफ है, जहां 2025 में रेलवे की 11 बड़ी ट्रेन को कमर्शियल चार्ज प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या प्राइवेट इदारों के पास वाकई कोई जादू है या फिर ये सिर्फ सरमायादारों को नवाजने का एक तरीका है। सच तो ये है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और इंसेंटिव का वो फर्क है जो सरकारी और प्राइवेट मैनेजमेंट के दरमियान होता है। जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह कहा कि पाकिस्तान रेलवे की हालत सरकारी सरपरस्ती में बद से बदतर हो रही है तो इसके पीछे एक ठोस हकीकत थी। सरकारी इदारों में लॉस का कोई डर नहीं होता क्योंकि एंड पर अवामी टैक्स का पैसा मौजूद होता है जो हर साल बिलियन की सब्सिडीज की सूरत में इन इदारों में झोंक दिया जाता है। जबकि प्राइवेट इदारा मुनाफा कमाने के लिए चलता है, वहाँ हर रुपए का हिसाब होता है, मेरिट पर भर्तियां होती हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत ने रेलवेज को ठीक इसलिए नहीं किया क्योंकि रेलवेज को हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। हजारों की तादाद में ऐसी भर्तियां की गई जिनकी जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए। जब एक इदारा जरूरत से ज्यादा स्टाफ और सियासी मुदाखलत का शिकार हो जाए तो फिर वो सर्विस नहीं देता बल्कि खजाने पर बोझ बन जाता है। फिर सिलसिला आगे बढ़ा और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में प्राइवेटाइजेशन ने एक अग्रेसिव मोड़ लिया जब शौकत अजीज की क़यादत में बैंकिंग सेक्टर से लेकर टेलीकॉम तक हर चीज को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया था। 2006 में पीटीसीएल की एतिसलात के साथ होने वाली डील इस दौर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी, जहां 26% मैनेजमेंट स्टेक्स के बदले तकरीबन 40,000 से 50,000 मुलाजमीन को
वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम यानी कि VSS के जरिए गोल्डन हैंडशेक के नाम पर सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया। ये स्कीम कहने को तो वॉलंटरी थी, मगर रियलिटी में ये फोर्स डाउनसाइजिंग थी, जिसने हजारों घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। इस डील के बारे में बहरीन बेस्ड SICO इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड ऑफ रिसर्च जितेश गोपी ने रूटर से बात करते हुए साफ कहा था दैट एतिसलात प्लान्स टू रिमूव द एक्स्ट्रा फैट, यानी नए खरीदार की नजर में हजारों मुलाजिमीन सिर्फ एक इजाफी बोझ थे जिन्हें निकालना अब जरूरी हो गया था। और आज 2 दिहाइयां गुजरने के बाद भी उनमें से बेशुमार पेंशनर्स अपने लीगल एरियर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसी दौर में पाक अरब फर्टिलाइजर्स जैसा मुनाफा बख्श इदारा भी इस एग्रेसिव पॉलिसी की भेंट चढ़ गया। जब 2005 में इस प्रॉफिटेबल इदारे को रिलायंस ग्रुप यानी कि फातिमा ग्रुप ने 14 अरब रुपए में खरीद लिया। नाकदीन का कहना है कि ये इतने बड़े और कमा कर देने वाले सनती यूनिट को सिर्फ 14 अरब रुपए में बेच देना दरअसल मुल्की असासों को सस्ती कीमत पर गिफ्ट करने के बराबर था, क्योंकि इदारे के पास मौजूद जमीन और प्लांट की रिप्लेसमेंट उसकी वैल्यू डील ही रकम से कई गुना ज्यादा थी। इसी दौर में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि KESC की प्राइवेटाइजेशन हुई, जिसने सर्विस क्वालिटी बेहतर करने के बजाय लोड शेडिंग और टैरिफ बढ़ाने का वो सिलसिला शुरू किया जिसने कराची के शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। KESC का ये मॉडल दरअसल वापटा के लिए भी एक पेशखेमा साबित हुआ, जहां गवर्नेंस की नाकामी ने पूरे मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया। हुकूमत ने वापटा को अलग अलग डिस्कों में तकसीम तो किया, मगर सियासी मुदाखलत और लाइन लॉसेस को खत्म करने की बजाय सर्कुलर डेब्ट का वो अजदहा पैदा कर दिया जो आज 2600 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। ये वापटा का वो बहरान था जिसे आज 2024 से 2029 के एजेंडा में प्राइवेटाइजेशन के जरिए हल करने का दावा किया जा रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि जब स्टेट इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने में नाकाम रही तो क्या प्राइवेट मोनोपोली आवाम को सस्ती बिजली दे पाएगी, या फिर के इलेक्ट्रिक की तरह सिर्फ मुनाफा कमाने का एक और नया जरिया बन जाएगी। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, मगर पाकिस्तान में इसका पहला बड़ा झटका लेबर मार्केट को लगा, जहां जॉब सिक्योरिटी का तस्वर धुंधलाना शुरू हो चुका था और सरकारी इदारों से निकाले जाने वाले अफराद के लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोसाइटी में मौजूद ही नहीं था। इस प्राइवेटाइजेशन के खेल का सबसे दर्दनाक बाप पाकिस्तान स्टील मिल्स है, जो कभी 30,000 फैमिलीज का सहारा थी, लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन को प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज की वजह से रोका था, मगर बदइंतजामी ने इस इदारे को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया। 2015 में वहां प्रोडक्शन हमेशा के लिए रोक दी गई। नवंबर 2020 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैस ले ऑफ देखा गया, जब 9,350 एम्प्लॉयज को एक साथ टर्मिनेशन लेटर्स भेज दिए गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी इस मिल को दी थी, मगर प्राइवेटाइजेशन की नाकामी और सरकारी अदम तवज्जो ने उन्हें रास्ते पर ला खड़ा किया और इदारे का कुल कर्जा 700 अरब रुपए से तजावुज कर गया, जो कि अवामी टैक्स के पैसों पर एक बोझ बन के रह गया था। अब दिसंबर 2025 में एक ऐसी लाइव ऑक्शन हुई जिसने मुल्क की तारीख को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA, वो इदारा जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था, उसका 75% स्टेक आरिफ हबीब लेड कंसोर्टियम को 135 अरब रुपए में यानी तकरीबन 482 मिलियन डॉलर में बेच दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन डील बनी, मगर इस डील की हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 135 अरब में से हुकूमत के खजाने में सिर्फ 10 अरब रुपए यानी 7.5% जाएंगे, जबकि बाकी 125 अरब रुपए बायर्स को PIA के अंदर ही इन्वेस्ट करने होंगे ताकि इस डूबते हुए जहाज को दोबारा उड़ाया जा सके। ये सवाल आज हर पाकिस्तानी के जहन में है, क्या ये वाकई एक सेल है या फिर हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपने सर से बोझ उतारने के लिए ये रास्ता निकाला है। AP न्यूज और रूटर्स के मुताबिक इस डील में हुकूमत ने 25% ऑनरशिप अपने पास रखी है, मगर सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि मुलाजमीन का क्या होगा। असल अकाउंटेबिलिटी तो तब होती ना जब उन लोगों को सजा मिलती जिन्होंने इतने बड़े और प्रॉफिटेबल इदारे को व्हाइट एलिफेंट बना दिया। हुकूमत ने बायर्स पर यह शर्त तो रख ली कि वो 1 साल तक किसी को नहीं निकाल सकते, मगर 1 साल बाद की अनजान सूरत-ए-हाल ने PIA के हजारों वर्कर्स को खौफ में मुब्तला कर दिया है। ये डील IMF के उस सख्त प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से जान छुड़ाना पहली तरजीह है। मगर सवाल ये उठता है
कि क्या ये बिलियंस की रिकवरी उन हजारों लोगों की बेरोजगारी का दावा कर सकेगी जो इस फैसले से मुतासिर होंगे। दस्तावेजी शवाहिद और लाहौर में होने वाली हाल ही की एक कॉन्फ्रेंस में डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा और कम डिस्कस होने वाला पहलू अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ पिछली 2 दिहाइयों में लेबर इकोनॉमिस्ट के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग की वजह से तकरीबन 4,50,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इरिगेशन से लेके हेल्थ केयर और एजुकेशन तक हर जगह प्राइवेट कैपिटल तो आया, मगर परमानेंट जॉब्स की जगह इनसिक्योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ने ले ली। इकोनॉमिक ग्रोथ और एफिशिएंसी के नाम पर की जाने वाली इस प्राइवेटाइजेशन ने मुल्क के डेब्ट बर्डन को तो शायद बाकी कम कर दिया, मगर इसकी सोशल कॉस्ट बहुत बड़ी है। ये कहानी किसी एक एयरलाइन, किसी एक फैक्ट्री या किसी एक हुकूमत तक महदूद नहीं। ये कहानी पाकिस्तान के उस दौर की है जहां रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट ठीक करना बन गया और इंसान उस हिसाब से बाहर निकल गए। प्राइवेटाइजेशन को एक लाजमी सोल्यूशन के तौर पर पेश किया गया, लॉस कम करने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए और IMF का प्रेशर मैनेज करने के लिए। मगर इस फैसले का सबसे गहरा असर उन लोगों पर पैदा हुआ जो फाइल्स का हिस्सा नहीं थे, यानी कि वर्कर, टेक्नीशियंस, क्लर्क्स और इंजीनियर्स। ये एफिशिएंसी और प्रोग्रेस के वो नारे हैं जिनके पीछे पिछले 30 सालों से 4,50,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार दफन हो चुका है। हर डील, हर सिग्नेचर, हर ऑक्शन दरअसल उन लाखों खामोश चेहरों का सौदा है जिनके लिए जॉब सिक्योरिटी सिर्फ एक पुराना किस्सा बन गया है। प्राइवेटाइजेशन का ये सफर अब 2024 से 2029 के नए एजेंडा की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान का पहला वुमेन बैंक और डिस्को यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शामिल है। मगर 2025 की PIA की डील ने यह साबित कर दिया कि हुकूमत को $1 बिलियन के एसेट बेचकर खजाने में सिर्फ और सिर्फ री इन्वेस्टमेंट का वादा मिलता है, नकद रकम नहीं। ये ग्रेट सेल दरअसल हमारी गवर्नेंस फेलियर का तस्लीम नामा है। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एसेट्स बेचने का नाम नहीं रहा, बल्कि ये लेबर राइट्स और इकोनॉमिक सर्वाइवल की वो जंग बन चुकी है जिसमें जीत हमेशा सरमायादार की हुई और हार आम वर्कर्स की, जिसके पास ना कोई इदारा बचा है और ना ही मुस्तकबिल की कोई उम्मीद।